वहां काहिरा इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर युग के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। इतनी कम उम्र का एक मामूली योद्धा है, फिर भी इतना बेरहम है। बड़ा आया मेरे सामने महान बनना चाहता है। कहाँ है ये, अभी तक वापस नहीं आया? बाहर जाऊं क्या? ये बोल। वो जैसे ही बाहर की ओर देखती है, उसे युग अंदर आता दिखता है। युग का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके कोट के खुले बटनों में से दिख रहे पेट और सीने पर बहुत से कटने के निशान दिख रहे थे, जिनमें से खून निकाल रहा था। युग की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद हो रही थीं। उसके चेहरे पर दर्द भारी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, एक बार फिर तुम्हारे लिए ये सब काहिरा। ये बोल वो बेहोश हो जाता है। उसका चेहरा काहिरा के कंधे पर था। काहिरा ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। कुछ देर बाद जब युग को होश आता है तो वो एक पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था और काहिरा चिंता भरे लहजे में वहां युग के पास बैठी हुई थी। तभी युग उठते हुए कहता है, तुम यहां मेरे पास क्या कर रही हो? काहिरा एक टक युग को ही देख रही थी। तभी युग थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, कहीं तू मेरी बेहोशी का फायदा तो नहीं उठाना चाहती थी? ये सुन काहिरा चिढ़ते हुए बोली, हाँ, बस ये ही सोच रही थी कि तुम्हें मारूं कैसे। ये बोलते हुआ वो युग को ही घूर रही थी। तभी वो देखती है कि युग की चोटों के निशान गायब हो रहे हैं, वो भी किसी दवाई के बिना। ये देख काहिरा युग को शक की नजरों से देखते हुए कहती है, तुम्हें ये छोटे कैसे लगी? ये कोई मामूली छोटे नहीं है। क्या है जो तुम छुपा रहे हो? ये सुन युग गंभीर होते हुए कहता है, हाँ, ये मामूली चोट नहीं है। ये एक कर्ज का असर है। मैं शापित हूं। मैं अगर किसी की भी हत्या करता हूं तो उसका दर्द मुझे दोगुना महसूस होता है। उसके मरते ही उस जीव के सारी जिंदगी के गम, परेशानी, खुशियां सब मुझसे जुड़ जाती है। यूं समझो कि मैं जिसे भी मरूंगा उसकी सारी तकलीफें मुझे मिल जाएगी। और सच्चा बताता हूं, ये मौत से भी बदतर होता है। ये सुन काहिरा के चेहरे उतार जाता है। उसे युग के लिए बुरा लग रहा था। उसे उदास देख युग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम उदास मत हो। मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है। मैं बस सबसे दूर रहता हूं और किसी की हत्या नहीं करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। काहिरा ये सुनते सुनते युग को प्यार से देख रही थी कि तभी उसके पेट से आवाज आती है, जिसे सुन युग काहिरा को देखने लगता है। काहिरा सिर नीचे करते हुए शर्माते हुए कहती है, माफ करना, वो मुझे भूख लगी है। ये सुन युग मुस्कुराते हुए वहां से उठते हुए कहता है, माफ करना, मैं भूल गया था। मैं खाने के लिए कुछ बनाने ही जा रहा था, पर वो जानवर आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ खाने को बना देता हूं। युग जा ही रहा था कि काहिरा उसे वापस बिठाते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, तुम यही बैठ के आराम करो, आज खाना मैं बनूंगी। ये सुन युग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ये सुन काहिरा युग को घूर कर देखते हुए कहती है, चुपचाप यही बैठो, मुझे खाना बनाना आता है। ये बोल काहिरा वहां से उस ओर जाने लगती है जहां आग जल रही थी। तभी पीछे से युग बोला, कुछ ऐसा बनाना जो हम खा सके। तभी काहिरा एक बार फिर उसे घूर कर देखती है। काहिरा को खुद को घूरता देख युग बच्चों को तरह दोबारा जल्दी से लेटे जाता है। वहां काहिरा आग के पास बैठी वही मांस के टुकड़ों को भून रही थी जो कुछ देर पहले युग ने वहां रखे थे। काहिरा उन टुकड़ों को एक लकड़ी में फंसा के भून रही थी और वहीं रखे मसलों को गौर से देख रही थी। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मसाला डालना है, कौन सा नहीं डालना है। वो एक बार युग को देख सोचती है उससे पूछ ले, पर फिर उससे लगता है कि वो उसका मजाक बनाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं पूछती है। काली घाटी वहीं दूसरी ओर काली घाटी के पूर्वी हिस्से में एक पहाड़ पर जंगलों में शशि कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी। वो यहाँ विहान और 2 लड़कियों के साथ आई थी और सभी इधर उधर फैले हुए जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे। शशि अकेले एक जड़ी बूटी की तलाश में दूसरी तरफ आ गई थी। तभी उसकी नजर एक पौधे पर जाती है जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। वो सीधा जाके उसे तोड़कर अपने टोकरी में रख लेती है। अभी वो जा ही रही थी कि उसके आगे एक लड़की आ जाती है जिसने अपना हाथ आगे किया हुआ था। उसे देख शशि घूर कर बोली, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो। ये सुन वो लड़की और उसके पीछे खड़ा एक लड़का दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास जो वो जड़ी बूटी है हमें दे दो और सही सलामत चली जाओ।
ज्यादा मुंह चलाओगी तो जान से जाओगी। ये सुन शशि एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गालों पर रख देती है। तभी वो लड़की अपने गालों पर हाथ रखते हुए गुस्से में शशि को देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये पीछे खड़ा लड़का मेरा प्रेमी है और ये एक योद्धा है। तभी वो लड़की पीछे खड़े लड़के को देखते हुए कहती है, आप देख रहे हैं इसने आपके प्यार को मारा है, क्या आप ऐसे ही देखते रहोगे? जाइए और इसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। तभी वो लड़का गुस्से में आगे बढ़ता हुआ शशि के पास जाता है और तलवार से एक जोरदार हमला शशि की गर्दन पर कर देता है। तलवार को आता देख शशि की चीख निकाल जाती है। तो क्या होगा शशि का, और कैसे मिला युग को ये कर्ज? जाने के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। दूसरी ओर युग और काहिरा जिस गुफा में थे उसका पता नील पक्षी को पता चल गया था। वहां बहुत से जानवरों ने उन्हें घेर लिया था। उनके पास लड़ने के अलावा को चारा नहीं था। तभी काहिरा गंभीरता से कहती है, युग मैं इन्हें संभाल कर रखती हूं, तुम यहां से भाग जाओ। काहिरा की ये बातें सुन युग गुस्से से बोला, तुम एक योद्धा को कायरता दिखने को बोला रही हो। तभी काहिरा समझते हुए कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो तुम किसी को मारोगे तो छोटे तुम्हें ही लगेगी, इसलिए बोला मैंने यह से जाने को। यह सुन युग आगे बढ़ते हुए कहता है, इन सभी को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ उस नील पक्षी को संभालो। तभी काहिरा हां में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, पर वादा करो कि तुम किसी जानवर को जान से नहीं मारोगे। मैं वादे में नहीं मानता, क्योंकि वादे ही अक्सर हमें झूठ बना देते हैं। ये बोल युग गंभीर चेहरे के साथ वहां से चला जाता है और काहिर उसकी बिना कपड़े की पीठ देखती रह जाती है। दूसरी ओर युग वहां एक चट्टान पर खड़ा था। बहुत से जानवर नदी को पार करते हुए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए युग की ओर बढ़ रहे थे। वही एक जानवर वहां पड़े कुछ मांस के टुकड़ों को सूंघता है, जो कि उन जानवरों के थे जिन्हें युग ने कुछ देर पहले मार दिया था। उनकी खुशबू पते ही वो जानवर गुस्से से चीख देता है, पर यहां उसकी चीख से भी ज्यादा तेज आवाज नील पक्षी की थी, जो कि आसमान में घुस रही थी। तभी काहिरा तेजी से उछड़ती हुए नील पक्षी के सामने खड़ी हो जाती है। वही युग के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है। तभी उसकी आंखें नीले रंग में चमकती हैं और वो जानवर कुछ किलोमीटर दूर जा गिरता है। वही नील पक्षी का ध्यान युग पर था। वो युग की नीली आंखें देख हैरान था। वो उन्हें अच्छे से पहचानता था। युग की आंखें नीली इसलिए होती हैं क्योंकि उसने नील आत्म आग्नि को जागृत किया है, जो कि किसी नील मणि के इस्तेमाल से किया जा सकता है। पर उस नील पक्षी की हैरानी की वजह ये नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि युग ने नील आत्म आग्नि को हासिल कैसे कर लिया, क्योंकि नील मणि होने के बावजूद इसे करोड़ों में शायद ही कोई जागृत कर पाता है। नील पक्षी को अब युग से खतरा महसूस हो रहा था। पहले उसे लगा था कि युग कोई बेवकूफ योद्धा है जिसकी किस्मत अच्छी है और आत्मशक्ति इतनी कम है कि उसे महसूस नहीं हो रही। पर अब उसे समझ आ रहा था कि जो नील आत्म आग्नि को हासिल कर सकता है और अपनी आत्मशक्ति को छुपा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। नील पक्षी का ध्यान युग पर था कि तभी उस पर एक जोरदार वार होता है, जिससे उसके शरीर में काफी बड़ा घाव बन जाता है। तभी नील पक्षी एक जोरदार आवाज में गरजता है, जिससे सारा आसमान दहल जाता है। छोटे छोटे जानवरों की तो मौत हो जाती है। अब वहां दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहां दूर किसी पहाड़ी पर विहान खड़ा महसूस कर पा रहा था उन दोनों की खतरनाक आभा जो बढ़ती ही जा रही थी। तभी शशि पूछती है, क्या हुआ विहान? विहान आसमान की ओर देखते हुए गंभीरता से कहता है, कहीं दो शक्तिशाली योद्धाओं में मुकाबला हो रहा है, जिससे धरती और आसमान दोनों दहल रहे हैं। दूसरी ओर काहिरा और नील पक्षी दोनों बहुत घायल हो गए थे। काहिरा के मुंह के किनारे से खून निकाल रहा था। वहीं नीचे युग लगातार जानवरों को पिटे जा रहा था। उसने अभी तक अपनी तलवार को हाथ भी नहीं लगाया था। वो ज्यादातर जानवरों को देखकर ही दूर फेंक रहा था। जो ज्यादा करीब आ रहे थे उनको हाथों और लातों से मार रहा था। उसने अभी तक किसी को जान से नहीं मारा था, पर जिनको भी मारा था वो अधमारे हो गए थे। वहां ऊपर काहिरा अपने हाथ में एक ऊर्जा का गोला बना रही थी। तभी नील पक्षी भी एक ऊर्जा का गोला काहिरा की ओर फेंक देता है। काहिरा उससे बचते हुए दूसरी दिशा में उड़ जाती है
और अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा का वो गोला नील पक्षी की ओर फेंक देती है, जो सीधा उसके शरीर से टकरा जाता है। नील पक्षी काफी घियल हो गया था। वो गुस्से से काहिरा को देखते हुए कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा, अब नरक में जाऊं। ये बोल वो आत्मशक्ति जागते हुए बोलत है, आत्मविनाशक तकनीक। ये बोल वो मुंह खोल एक नीले रंग की शक्ति मुंह में इकट्ठा करने लगता है। वहीं नीचे खड़ा युग जब ऊपर नील पक्षी को देखता है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। वो धीरे से बोला, ये तो आत्मा को नष्ट करने वाली तकनीक है। इस तकनीक का शिकार होने वाले की आत्मा भी खत्म हो जाती है और उसे कभी भी जींद नहीं किया जा सकता है। युग वहां काहिरा को देखता है। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे इस तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी युग काहिरा को आत्म संकेत भेजता है और वहां से हटने को बोलत है। ये संकेत पाते ही काहिरा वहां से दूसरी ओर जाने लगती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसका शरीर को आत्मशक्ति द्वारा रोक दिया गया है। वही नीचे खड़ा युग देखता है कि काहिरा हिल नहीं पा रही है, तो वो काहिरा को गुस्से से देखते हुए बोलत है, लगता है उस तकनीक का असर हो गया है। अगर ये पागल लड़की व्यक्त रहते वहां से हट जाती तो ये न होता। युग ये बोल ही रहा था कि नील पक्षी ने वो शक्ति का गोला काहिरा की ओर भेज दिया था। वो गोल काहिरा की ओर बढ़ रहा था। वो गोल काहिरा के बहुत करीब पहुंच गया था। काहिरा कुछ नहीं कर पा रही थी, बस बड़ी बड़ी आंखों से उस गोले को देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो गोला जैसे ही काहिरा के चेहरे को छूता, उससे पहले युग उसके सामने प्रकट हो जाता है और युग वो वार खुद पर ले लेता है। उसके लगते ही उसका शरीर नीले रंग की धूल से घिर जाता है। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और शरीर की सारी नसें नीले रंग की हो गई थीं, जो कि शरीर के ऊपर से दिख रही थी। तभी धूध में से युग तेजी से बाहर आता है। उसके हाथ में उसकी तलवार थी, जिसमें उकेरे हुए प्राचीन शब्द चमक रहे थे। वो पलक झपकते ही नील पक्षी के करीब पहुंच जाता है। तभी एक चमकती रोशनी के साथ उस नील पक्षी के दो टुकड़े हो जाते हैं। काहिरा हैरानी से युग को देख रही थी। वो सोच रही थी कि जिसे वो इतनी देर में नहीं मार सकी, उसे युग ने इतने बड़े हमले को सहने के बाद भी एक वार में मार दिया था। युग का चेहरा एकदम नीला पड़ गया था। तभी उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा कट का निशान आ जाता है। युग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वो पलट के मुस्कुराते हुए काहिरा को देख बोलते है, देखा मैंने बोला था न, वादा इंसान को झूठा बना देता है। ये बोलते ही वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, पर तभी काहिरा उसे संभाल लेती है। कुछ देर बाद युग तपस्या की मुद्रा में बैठा था। वो अभी भी बेहोश था। उसे काहिरा ने उस मुद्रा में बिठाया था। उसके शरीर के ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के था। उसके पीठ का घाव अब लगभग भर गया था, पर उसके शरीर से अभी भी नीली धूध निकाल रही थी। तभी वहां काहिरा आती है, जिसने कुछ नहीं पहन रखा था। वो सीधा आके युग को पीछे से गले लगा लेती है। दोनों के शरीर जैसे ही एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो एक हरे रंग का प्रकाश काहिरा के शरीर से निकाल युग के शरीर में जाने लगता है और युग के शरीर से निकाल रही नीली ऊर्जा काहिरा के शरीर में जाने लगती है। युग के शरीर की गर्मी काहिरा को उत्तेजित कर रही थी। उसका चेहरा युग के चेहरे के बगल में था। उसे पसीना आ रहा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। तभी वो युग की गर्दन पर आपने होंठ रख देती है और युग को जोर से काट लेती है। दूसरी ओर विहान और शशि उसी जंगल में थे। वो जड़ी बूटी धूधते हुए एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक जादुई जानवर की थी। वो दोनों छिपकर उस गुफा की ओर देख रहे थे। विहान और शशि दोनों हैरान थे, क्योंकि काली घाटी के इस हिस्से में कोई जादुई जानवर नहीं आते थे। यहां तक कि पूरी काली घाटी में ही शायद ही कोई जादुई जानवर होगा। वो बहुत देर से देख रहे थे कि वहां एक शेर जैसा दिखने वाला जीव है, जो दिखता तो शेर जैसा था, पर उसके शरीर पर नीले नीले रंग के पत्थर लगे हुए थे। उन दोनों को नहीं पता था कि ये एक नीलमणि वाला जादुई जानवर है, जिसके लिए लोग जादुई जानवरों की घाटी में जाके मारे जाते हैं। तभी वो शेर गुफा से बाहर निकाल इधर उधर देखता है और फिर आसमान की ओर उड़ जाता है। उसके जाते ही विहान शशि को गंभीरता से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखता हूं कि कोई खजाना है क्या वहां। तुम बस मेरा यही इंतजार करना। ये सुन शशि चिंता भरे लहजे में कहती है, क्या ये जरूरी है? मुझे डर लग रहा है। अगर वो जानवर आ गया तो
आप ध्यान से जाना और जल्दी आना। ये सुन विहान हाँ में सिर हिला के गुफा के अंदर चला जाता है। विहान गुफा के अंदर था। वो वहां देखता है कि चारों तरफ नीली नीली रोशनी थी। वहां अंदर गुफा के बीचों बीच एक अंडे के आकार की एक नीला मणि जैसी, पर किसी मणि से काफी बड़ी कोई चीज राखी थी, जिसकी रोशनी से सारी गुफा चमक रही थी। तभी विहान जाके वो मणि जैसे दिखने वाले वस्तु की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक अंडा ही है, एक नील मणि वाले जादुई जानवर का अंडा। विहान नहीं जानता था कि इसकी कीमत क्या होगी। तभी विहान जल्दी करते हुए उस अंडे को छूता है तो वो सीधा उसके हाथ के निशान के अंदर चला जाता है। विहान का निशान अब किसी स्टोर अंगूठी जैसे भी काम करता था। विहान गुफा से बाहर निकाल आता है, पर तभी वो देखता है कि शशि वहां डरी हुई जमीन पर गिरी हुई है और वो शेर जैसा दिखने वाला जादुई जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी विहान बिजली जैसे तेज रफ्तार से शशि के सामने आ जाता है। उसकी आंखें और निशान लाल रंग में चमक रहे थे। तभी वो वहीं अपनी पारदर्शी लाल तलवार को बुला उस जानवर पर एक जोरदार हमला कर देता है, पर उस जानवर पर एक खरोंच भी नहीं आती है। ये देख विहान के मुंह से निकला, लग गए, मैं इसे कर्स की शक्ति के साथ भी एक खरोंच नहीं पहुंचा सका। ये कौन से दर्जे का है। तभी वो जानवर एक जोरदार दहाड़ मारता है। उसकी आवाज की तरागों से ही विहान दूर जा गिरता है। दूसरी ओर युग अपने गले पर हाथ रखते हुए उठता है। उसको उसके गले पर दर्द महसूस हो रहा था, जो कि काहिरा के काटने से हो रहा था। वो जैसे ही उठकर बैठता है तो वो देखता है कि उसके गले में एक लॉकेट लटक रहा था, जिसे देख उसे याद आता है कि एक दिन काहिरा बता रही थी ये लॉकेट उसके लिए बहुत खास है, ये उसके पास बहुत समय से है, पर अब उसने ये युग को दे दिया था। तभी युग उठकर इधर उधर देखते हुए जोर जोर से कहता है, काहिरा काहिरा काहिरा। तभी वो बगल में देखता है तो उसे एक नील मणि और पास में काहिरा की अंदरूनी कवच, जो कि काहिरा के सीने के जरूरी अंगों को ढक के रखता, वो पड़ा था। ये काफी महंगा भी था और इस पर नील पक्षी से पहली लड़ाई के कट का निशान भी था। ये काहिरा ने युग को दे के अपना प्यार जताया था। युग भी उससे निशानी मानकर अपनी अंगूठी में रख लेता है। तभी वो नील मणि को देखता है और कहता है, इसका मैं क्या करूंगा। उधर विहान एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर गया था और शेर उसके ही ओर बढ़ रहा था। वहीं पास में शशि डरते हुए विहान के पास जा खड़ी होती है। ये देख विहान गंभीरता से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना था, उसका ध्यान मुझ पर था, तुम्हें भाग जाना चाहिए था। ये सुन शशि नाराजगी से कहती है, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाती। वो इतना बोलती है कि तभी वो शेर उछल के उन पर हमला कर देता है। शशि डर के मारे आंखें बंद कर विहान के सीने से लग जाती है। तो क्या होगा शशि और विहान का, और कहां है काहिरा। जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें यहां नहीं आना था, उसका ध्यान मुझ पर था, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, विहान शशि के उसके पास आने पर कहता है। ये सुन शशि नाराजगी से जवाब देते हुए कहती है, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाती। वो इतना बोलती है कि तभी वो शेर उछल के उन पर हमला कर देता है। शशि डर के मारे आंखें बंद कर विहान के सीने से लग जाती है। दूसरी तरफ जदूरी जानवरों की गुफा से कुछ ही दूर एक लड़की आसमान में तेजी से उड़े जा रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। ये काहिरा थी। वो इस समय युग के बारे में सोच रही थी। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ दर्द भरी आवाज के साथ धीरे से बोली, मुझे माफ करना युग, मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में छोड़ बिना बताए आ गई, पर अगर तुम होश में आ जाते तो मैं तुम्हें छोड़कर न जा पाती। न जाने क्यों पर यह दिल तुम्हें चाहने लगा है, पर हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, हम चाहकर भी नहीं मिल सकते हैं। ये बोले हुए उसका चेहरा जुदाई के दर्द से भरा हुआ था। कुछ देर बाद वो लड़की केंद्रीय राज्य के एक महल के बाहर उतरती है और अपने आंसू साफ कर चेहरे पर एक अलग ही खतरनाक भाव ले आती है और महल के अंदर जाने लगती है। वहां के लोग और सिपाही उसके आगे सर झुका रहे थे। इस घमंड में चल रही लड़की को देख कोई नहीं बोल सकता था कि ये ही लड़की कुछ देर पहले किसी के लिए बच्चों की तरह रो रही थी। दूसरी ओर विहान उस शेर के हमले के कारण एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर गया था और वो शेर जैसे दिखने वाला जानवर उसके ही ओर बढ़ रहा था। वहीं कुछ दूर खड़ी शशि डरते हुए विहान के पास जा खड़ी हो जाती है। ये देख विहान गंभीरता से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना था,
उसका ध्यान मुझ पर था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था। ये सुन शशि नाराजगी से कहती है, आपको अकेला छोड़कर कैसे जाती। वो इतना बोलती है कि तभी वो शेर उछल के उन पर हमला कर देता है। शशि डर के मारे आंखें बंद कर विहान के सीने से लग जाती है। तभी विहान शशि को पकड़ दूसरी तरफ कूद जाता है। वो बहुत तेज था, पर उसके सामने एक चौथे दर्जे का एक नीलमणि वाला जदूरी जानवर था। उसने विहान के तेजी से हटने ले बावजूद विहान के हाथ पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। विहान के हाथ से खून निकल रहा था। तभी वो जल्दी से हाथ आगे करता है तो उसके निशान से निकल जीन पार्श की 2 गोलियां आ जाती हैं और वो जल्दी से उन्हें निगल लेता है। देखते देख उसके जख्म से खून निकलना बंद हो जाता है। तभी वो अपने हाथ से निशान में से एक छोटी छोटी कांच की शीशी निकलता है और अपनी ओर बढ़ रहे उस शेर के सामने फेंक देता है। वहां गिरते ही वो शीशी टूट जाती है और वहां हल्के काले रंग का धुआं निकालने लगता है। तभी वो शेर उस धुएं में से होते हुए तेजी से शशि और विहान की ओर बढ़ता है कि तभी वो शेर शशि के ऊपर अपने पंजे से हमला कर देता है, जिसके लगते हैं उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। विहान अभी भी वहां हक्का बक्का खड़ा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो इससे पहले होश में आता कि तभी वो शेर विहान का चेहरा अपने मुंह में भरकर उसके धड़ से अलग कर देता है। दोनों को मरने के बाद वो शेर गुफा में वापस लौट जाता है। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का एक लड़की से पास बैठा उसे बुला रहा था। वो लड़की बेहोश थी। तभी वो लड़का उस लड़की को हिलाते हुए कहता है, शशि शशि उठो, देखो सब ठीक है। तभी शशि धीरे से आंखें खोलती है और एक नजर आस पास देख फिर विहान को देखते हुए कहती है, विहान क्या हम स्वर्ग में हैं? पर यह स्वर्ग तो बिल्कुल भी कहानियों के जैसा नहीं है। कहीं हम नरक में तो नहीं आ गए? पर भगवान मेरे जैसी अच्छी मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों करे गए? तभी विहान उसके करीब आते हुए अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। तभी शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विहान को देखने लगती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी विहान धीरे से बोलता है, चुप हो जाओ, हम मारे नहीं है, जींद है। मैंने वहां जो कांच की शीशी फेंकी थी वो तुम्हारे दादा की दी हुई 6ठे दर्जे की एक भ्रामक दवाई थी, जो कुछ समय के लिए स्वर्ग मंडल के योद्धा को भी भ्रम में डाल सकती है। तभी शशि बड़ी बड़ी आंखों से विहान को देखते हुए अपनी पलकें झपकती है। ये देख विहान जल्दी से उसका मुंह छोड़ देता है। दोनों के चेहरे लाल थे और वहां खामोशी छा जाती है। ब्रह्म सिटी लक्षद्वीप से कुछ दूरी पर एक द्वीप, जहां पर ब्रह्म सिटी के नाम से एक राज्य था। यहां पर रहने वाली जाति को सभी सर्वश्रेष्ठ जाति कहते हैं। इनको ब्रह्म पिशाच कहते हैं। वही एक महल के अंदर कई लोग आपस में बातें कर रहे थे। अब हमें कोई नया मुखिया चुनना होगा। ब्रह्म सिटी अब और अधिक दिनों तक मखिया वहीन नहीं रह सकती। हमें हमारे पूर्वजों के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। अब हमें अन्य जाति के योद्धाओं को भी मुखिया पद के लिए दावेदारी देने का मौका देना चाहिए। ऐसे ही कुछ वरिष्ठ योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी एक योद्धा उन सभी की बातों को न मानते हुए कहता है, अब क्या अन्य जाति के लोग हम पर राज करेंगे? और क्या अब आप सब हमारी सर्वशक्तिशाली रानी को श्राप से मुक्त नहीं करवाना चाहते? ये सुन सभी के चेहरों पर गंभीरता भरे भाव आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है, उनको मुक्त करना मुमकिन होता तो हम अपने प्राण दे के भी उनको उस मूर्ति से दोबारा जीवित कर लेते, पर उनको सिर्फ नील अग्नि वाला इंसान ठीक कर सकता है। वही महल से कुछ दूरी पर ब्रह्मकुंड नाम के एक तालाब के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की की मूर्ति खड़ी थी। ये ब्रह्म पुशाचों की रानी थी, जिसके बारे में सभी वरिष्ठ बातें कर रहे थे। वही उस मूर्ति के अंदर अंधेरे से बनी दुनिया के बीचों बीच हवा में एक लड़की उड़ रही थी, जिसके शरीर को सुनहरी रोशनी ने ढक रखा था। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था वो गहरी नींद में सो रही हो। 1 महीने बाद केंद्रीय राज्य के एक सिटी में बहुत चहल पहल थी। वहां लोगों के बहुत से समूह इकट्ठे हुए थे, जो अलग अलग राजघरानों से थे। वहां लोग बातें करने में ही लगे थे कि तभी वहां पर सभी को एक खतरनाक आभा महसूस होती है। उसके साथ वहां एक लड़की आती है, जिसने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर भी एक जालीदार पर्दा था। सभी उसके आगे झुककर उसको सम्मान दे रहे थे। ये कोई और नहीं काहिरा थी, जो कि यहाँ केंद्रीय सत्ता की ओर से यहाँ आई थी। काहिरा के बैठते ही एक आदमी, जो वहां के होने वाले मुकाबले का नियम अधिकारी था, वो भरी आवाज में कहता है,
आत्मशक्ति प्रतियोगिता शुरू होती है। वहां सभी को पहले से बता दिया गया था कि कौन किससे लड़ने वाला से है। तभी नियम अधिकार सब कुछ समझते हुए कहता है, ये एक परीक्षा है, इसलिए इसमें किसी की जान लेना नियम के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कंधर्य सत्ता द्वारा दंडित किया जाएगा। तभी मुकाबला शुरू होता है। मुकाबले के शुरुआत में ही सब लोगों का पसंदीदा योद्धा, जिसे सभी एक प्रतिभाशाली योद्धा मानते थे, इसका नाम आकाश था और ये इस समय योद्धा मंडल के लेवल 5 पर था। तभी उसके आमने उसका विरोधी आता है, जो कि अभी योद्धा नहीं बना था, पर फिर भी ये मुकाबला हो रहा था क्योंकि ये मुकाबला ताकतवर युवाओं के लिए था और यहां हर किसी से कोई तो ताकतवर था। मुकाबला शुरू होते ही दोनों अपनी आत्मशक्ति जागते हैं। तभी वो सामने वाला योद्धा आकाश के ऊपर हमला कर देता है। उसका मुक्का सीधा आकाश के चेहरे पर लगने वाला था, पर वो उसके चेहरे से कुछ दूर ही रुक जाता है। देखते ही देख उसकी आत्मशक्ति खत्म हो जाती है। उसके पेट पर आकाश का मुक्का लगा हुआ था, वो वहीं के वहीं गिर जाता है। कुछ देर में वहां दूसरे मुकाबले के लिए एक लड़का आता है, पर उसके सामने कोई योद्धा नहीं आता है। सभी उसके सामने वाले योद्धा को ढूंढ रहे थे, पर वहां कोई नहीं आता। ये देख नियमाधिकारी गंभीरता से भरी आवाज में कहता है, विहान मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, नहीं तो तुम हारे हुए मान लिए जाओगे। लोगों की भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, विहान आप कहां हैं? आपने बोला था कि आप जल्दी आए गए, पर अभी तक नहीं आए। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार विहान को बुलाते हुए कहता है, विहान जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। एक बाजार में बहुत चहल पहल थी। वहां पर बहुत सी दुकानें थीं, जहां पर लोग लेन देन कर रहे थे। ये बाजार एक खतरनाक जगह थी। यहां पर कातिल या बहुत ही ताकतवर लोग ही आते थे। इसको लोग रक्त बीज मार्केट के नाम से जानते थे। इस बाजार को चलाने वाले रक्त बीज समुदाय के लोग थे। ये समुदाय पैसों के बदले में लोगों को मरने का काम करता है। इस समुदाय में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनकी वजह से ये बाजार अभी तक चल रहा है। यहाँ लोग अक्सर किसी की सुपारी देने या गैर कानूनी चीजें खरीदने या बेचने ही आते थे। वहां बाजार में एक व्यक्ति, जिसके चेहरे पर एक नकाब था, जो कि उसकी आंखों को ढके हुए था, बस उसके होंठ दिख रहे थे। वो बाजार में शान से चले जा रहा था। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो लड़का सीधा एक दुकान में जाता है और वहां जाके दुकान के मालिक के सामने मेज पर एक बोतल रख देता है। तभी वो दुकानदार उस लड़के को देख झुकते हुए अभिवादन करते हुए कहता है, आइए मास्टर अभीर, आज क्या लेके आए हैं आप? ये सुन वो लड़का, जो कि असल में विहान था, उसने अपना भेष बदल हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अभीर बताया हुआ था। तभी विहान कहता है, ये एक चौथे दर्जे की जिनप्राश की गोलियों से भरी बोतल है। इसमें लगभग 100 गोलियां होगी। आप चाहे तो जांच कर लीजिए। ये सुन उस दुकानदार की आंखें चमक जाती है। तभी वो खिसियाते हुए कहता है, मास्टर अभीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक आपकी किसी भी गोलियों में कोई खामी नहीं निकली। हमें आप पर भरोसा है। ये सुन विहान मुस्कुरा देता है। तभी वो दुकानदार वहीं तिजोरी में से एक कार्ड और एक सिक्कों से भरी थैली निकलता है और विहान को देते हुए कहता है, मास्टर अभीर, ये लीजिए, ये 1 करोड़ सिक्के और ये आत्म कार्ड है। ये बहुत ही काम लोगों के पास होता है। आपके पिछले और अभी के मिलाकर 101 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ इस थैली में है और 100 करोड़ इस कार्ड में। ये सुन विहान हैरान हो जाता है, पर वो हैरानी के भाव आपने चेहरे पर नहीं आने देता है। वो मन में बोला, इतने पैसों से तो मैं खुद का एक राज्य बना सकता हूं। ये रक्त बीज मार्केट में खतरा तो होता है, पर कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तभी विहान उस दुकानदार के हाथ से कार्ड लेते हुए कहता है, धन्यवाद आपका, अभी मैं चलता हूं। ये बोल विहान वहां से बाहर चला जाता है। उसको जाता देख वो दुकानदार पीछे से कहता है, दोबारा जरूर आना मास्टर अभीर। ये सुन विहान हाथ उठा हाँ में इशारा कर देता है और वहां से चला जाता है। क्या विहान समय पर पहुंच पाएगा मुकाबले में? और कौन है ब्रह्म पिशाचों की रानी? क्यों कैद किया गया है उससे उस मूर्ति में? जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बने रहने हैं हमारे साथ। एक बाजार में बहुत चहल पहल थी। वहां पर बहुत सी दुकानें थीं, जहां पर लोग लेन देन कर रहे थे। ये बाजार एक खतरनाक जगह थी। यहां पर कातिल या बहुत ही ताकतवर लोग ही आते थे। इसको लोग रक्त बीज मार्केट के नाम से जानते थे। इस बाजार को चलाने वाले रक्त बीज समुदाय के लोग थे।
ये समुदाय पैसों के बदले में लोगों को मरने का काम करता है। इस समुदाय में बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं जिनकी वजह से ये बाजार अभी तक चल रहा है। यहां लोग अक्सर किसी की सुपारी देने या गैर कानूनी चीजें खरीदने या बेचने ही आते थे। वहां बाजार में एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर एक नकाब था जो कि उसकी आंखों को ढके हुए था, बस उसके होंठ दिख रहे थे। वो बाजार में शान से चले जा रहा था। हवा से उसके लंबे बाल उड़ रहे थे। वो लड़का सीधा एक दुकान में जाता है और वहां जाके दुकान के मालिक के सामने मेज पर एक बोतल रख देता है। तभी वो दुकानदार उस लड़के को देख झुकते हुए अभिवादन करते हुए कहता है, आइए मास्टर अभीर, आज क्या लेके आए हैं आप? ये सुन वो लड़का, जो कि असल में विहान था, उसने अपना भेष बदल हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अभीर बताया हुआ था। तभी विहान कहता है, ये एक चौथे दर्जे की जिनप्राश की गोलियों से भरी बोतल है। इसमें लगभग 100 गोलियां होगी। आप चाहे तो जांच कर लीजिए। ये सुन उस दुकानदार की आंखें चमक जाती है। तभी वो खिसियाते हुए कहता है, मास्टर अभीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक आपकी किसी भी गोलियों में कोई खामी नहीं निकली। हमें आप पर भरोसा है। ये सुन विहान मुस्कुरा देता है। तभी वो दुकानदार वहीं तिजोरी में से एक कार्ड और एक सिक्कों से भरी थैली निकलता है और विहान को देते हुए कहता है, मास्टर अभीर, ये लीजिए। ये 1 करोड़ सिक्के और ये आत्म कार्ड है। ये बहुत ही काम लोगों के पास होता है। आपके पिछले और अभी के मिलाकर 101 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ इस थैली में है और 100 करोड़ इस कार्ड में। ये सुन विहान हैरान हो जाता है, पर वो हैरानी के भाव आपने चेहरे पर नहीं आने देता है। वो मन में बोला, इतने पैसों से तो मैं खुद का एक राज्य बना सकता हूं। ये रक्त बीज मार्केट में खतरा तो होता है, पर कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तभी विहान उस दुकानदार के हाथ से कार्ड लेते हुए कहता है, धन्यवाद आपका, अभी मैं चलता हूं। ये बोल विहान वहां से बाहर चला जाता है। उसको जाता देख वो दुकानदार पीछे से कहता है, दोबारा जरूर आना मास्टर अभीर। ये सुन विहान हाथ उठा, हां में इशारा कर देता है और वहां से चला जाता है। विहान रक्त बीज मार्केट में चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर बहुत सी लड़कियों के बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी आंखों में हल्के आंसू और चेहरे पर डर और निराशा के भाव थे। वहीं एक आदमी उन लड़कियों को बेचने के लिए उनकी बोली लगा रहा था और वहां खड़ी भीड़ में बहुत से मर्द हवस भरी निगाहों से उस लड़की को देख बोली लगा रहे थे। वहां बोली की कीमत अभी 50,000 सिक्कों तक पहुंच गई थी। तभी एक बोली लगता है 55,000। उसे सुन पास का एक आदमी कहता है, 1 लाख सिक्के। उसकी आवाज सुन सब दंग रह जाते हैं। सब उसको जानते थे। इसका नाम बिरजेश था और ये केंद्रीय राज्य के बड़े परिवारों से संबंध रखता था। ये लोगों में लड़कीबाजी के लिए बदनाम था, पर राज्य घराने से संबंध रखने की वजह से लोग इसे कुछ नहीं कहते थे। इसका शौक लड़कियों को बिस्तर पर लाके दूसरे दिन छोड़ देने का था। ये एक माहिर तलवारबाज था, इसलिए राज्य घराने भी इसे कुछ नहीं कहते थे। बिरजेश की बोली के बाद सब चुप हो गए थे। कुछ कीमत की वजह से तो कुछ उसके औधे की वजह से चुप थे। तभी वो बेचने वाला आदमी एक बार फिर पूछता है, 1 लाख क्या कोई और है जो इससे ज्यादा बोली लगा सके? ये सुन बिरजेश कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोला, बिरजेश लाल के यहां होते हुए किसमें इतनी हिम्मत जो मुझसे बढ़कर बोली लगाए। बिरजेश ने इतना बोल ही था कि वहां एक जोरदार आवाज आती है, 1 करोड़ सिक्के। ये सुन सभी एक दिशा में देखते हैं जहां एक नकाब पहने लड़का खड़ा था। ये विहान था। तभी वो भीड़ से होते हुए आगे आता हुआ कहता है, 1 करोड़ इन सभी लड़कियों के लिए। उसकी आवाज सुन वो लड़कियां बेचने वाला आदमी खुश हो जाता है। वही वो लड़कियों की भीड़ में खड़ी लड़की घिन भरी नजरों से विहान की ओर देखते हुए मन में कहती है, ये तो उस बिरजेश से भी ज्यादा हवसी है। मुझे खरीद तो लिया है, पर तुमने एक लड़की नहीं अपनी मौत खरीदी है। वही खड़ा बिरजेश विहान को गुस्से से देख रहा था। विहान ने जाने अनजाने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी बिरजेश हंसते हुए बोला, बच्चे यहां कोई खेल नहीं चल रहा, चुपचाप घर जाओ और खेलों कूदो। कभी 1 लाख सिक्के भी देखे हैं जो 1 करोड़ की बोली लगा दी? ये सुन वहां खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी विहान अपने पास मौजूद वो 1 करोड़ सिक्कों की थैली उस लड़की बेचने वाले की ओर उछाल देता है। वो आदमी उस थैली को पकड़कर आत्मशक्ति से उसकी जांच करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो नौजवान, तुमने ये बोली जीत ली है।
तभी बिरजेश तेजी से विहान की ओर बढ़ता हुआ अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, पर वक्त रहते विहान उस हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। बिरजेश के लगातार होते हमलों से बचने के लिए विहान अपने शरीर को दाएं बाएं झुका रहा था। तभी वो अपना हाथ उसटता है तो उसके हाथ का निशान चमकने लगा था और उसमें से लाल धुआं निकालकर विहान के हाथों में एक तलवार का रूप ले लेता है। बिरजेश और बाकी सब उसको देख हैरान थे। विहान अपनी लाल पारदर्शी तलवार को बुलाकर बिरजेश से तलवारबाजी करने लगता है। दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक थी, पर अभी तक किसी को भी एक खरोंच भी नहीं आई थी। तभी वो लड़की बेचने वाला आदमी दोनों के बीच आते हुए एक एक हाथ से दोनों की तलवार पकड़ लेता है। इससे लोग को उस व्यक्ति की असल शक्ति का अंदाज लगा सकते थे। पर तभी वो आदमी देखता है कि विहान की तलवार ने उसके हाथ पर घाव कर दिया है। वो जल्दी से तलवार को छोड़ देता है। वो मन ही मन कहता है, ये कैसी तलवार है? अगर मैं वक्त रहते इसे न छोड़ता तो मेरा हाथ कब का कट चुका होता। तभी वो आदमी गुस्से से बिरजेश को देखते हुए बोला, बिरजेश, ये युवक इस समय रक्त बीज समुदाय का मेहमान है। यहां इस पर हमला, मतलब रक्त बीज समुदाय पर हमला। तुमसे हमारे अच्छे संबंध है, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, शांतिपूर्वक यहां से चले जाओ। ये सुन बिरजेश गुस्से का घुट पीके कर रह जाता है और अपनी मुट्ठियां भिजते हुए वहां से चला जाता है। वो जाते हुए भी विहान को घूर रहा था। वहीं कुछ दूरी पर एक इमारत पर युग यानी नकाब पोश खड़ा ये सब देख रहा था। तभी वो बोल, विहान, तुम उससे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसके आगे कमजोर लग रहे थे। तुम्हारी तलवारबाजी की युद्ध कला बिल्कुल बेकार है। दूसरी ओर विहान उस आदमी को देख उसका शुक्रिया अदा करता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, युवक, तुमने मेरे साथ व्यापार किया है और रक्त बीज समुदाय जैसा भी हो, पर किसी के साथ बेईमानी नहीं करता और न होने देता है। तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। यह सुन विहान के चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में उस आदमी के लिए नफरत थी, क्योंकि उसे खुद के फायदे के लिए लड़कियों को बेचने वालों से सख्त नफरत थी। तभी वो आदमी वहां खड़ी सभी लड़कियों को विहान के साथ जाने को बोलते हैं और वो लड़कियां डरी सहमी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद जब वो रक्त बीज मार्केट से बाहर निकाल आते हैं, तभी विहान रुक जाता है। उससे रुका हुआ देख सभी लड़कियां विहान की ओर देखने लगती हैं। वही वो लड़की जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, वो भी विहान को देख रही थी। तभी विहान गंभीरता से बोला, देखो, तुम सब, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस इंसानियत के नाते तुम सबको उस आदमी से बचाने के लिए खरीद है। अभी तू सब स्वतंत्र हो, जहां जाना है जा सकती हो। ये सुन सबके चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी के भाव थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही वो लड़की भी थी, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। विहान की बातें सुन उसे बुरा लग रहा था। जाने अनजाने उसने विहान को मन में क्या कुछ नहीं बोला दिया था विहान को। तभी विहान गंभीरता से बोला, अब तुम सब ये शुक्रिया अदा करने का समारोह शुरू मत करना। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर एक इंसान दूसरे के काम ना आए तो इंसान कैसा। अब तू सब जल्दी से यहां से जाओ, नहीं तो मैं खुद तुम सबको उस आदमी के पास वापस छोड़ कर आऊंगा। ये सुन सभी लड़कियां जी रो रही थीं। हल्का सा हंस देती है। वो लड़कियां वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते एक एक कर विहान के गालों को चूमते हुए जाती है। ये देख विहान दंग होके वहां खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर में वहां से सभी जा चुकी थी, पर वो लड़की अभी भी वहां थी जिसके लिए बोली लग रही थी। वो दिखने में काफी सुंदर और जवान थी। उसने बहुत ही काम कपड़े पहन रखे थे, जिसके वजह से किसी भी मर्द का ईमान डोल जाए, पर विहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी विहान उस लड़की को देख शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना क्या? कहीं अभी भी तुम मुझे मरने का तो नहीं सोच रही हो? ये सुन वो लड़की, जिसका नाम अवंतिका था, वो हैरान होते हुए सोचने लगी, इनको कैसे पता चला कि थोड़ी देर पहले मैं क्या सोच रही थी। तभी विहान मुस्कुराते हुए कहता है, योद्धा हूं, लोगों के मन में क्या चल रहा है पहले ही भांप लेता हूं। तभी अवंतिका गौर से विहान को देखते हुए कहती है, आपको पता था कि मैं आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रही, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों? ये सुन विहान अवंतिका को देख कहता है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। तभी अवंतिका आगे कहती है, पर आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा नहीं सोचता।
ये सुन विहान मुस्कुरा देता है और अवंतिका को जाने को कहता है, पर अवंतिका मना कर देती है। वो विहान को बताती है कि कैसे उसके परिवार को केंद्रीय सत्ता द्वारा खत्म कर दिया गया था और उसे रक्त बीज समुदाय को बेच दिया गया था। ये सब सुन विहान की मुठिया भिंच जाती है। उससे केंद्रीय सत्ता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अवंतिका कहती है, आप कृपया मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी दासी बन के रह लूंगी। अगर मैं वापस गई तो किसी न किसी राक्षस के हाथ लग जाऊंगी, वहां मुझे कौन बचाएगा। सुन विहान कुछ सोच में पड़ जाता है। उसको सोच में पड़ा देख अवंतिका सिर नीचे करते हुए कहती है, आप जो बोले गए मैं करूंगी, मुझे आपने साथ रहने दे। आप चाहे तो मेरा फायदा भी उठा सकते हैं, पर मुझे जाने को मत बोले। ये सब सुन विहान हंसते हुए अपने चेहरे से नकाब उतारते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। उधर अवंतिका की नजरें विहान के सुंदर चेहरे से हट ही नहीं रही थी। विहान के बाल पहले से लंबे हो गए थे, जो उसने पीछे बांध रखे थे। अब विहान किसी महान योद्धा जैसा दिखता था, को बहुत सुंदर भी था। वही दूर से कोई उसे देख मुस्कुरा रहा था। तभी विहान अवंतिका के नजदीक आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। विहान की छुअन महसूस कर अवंतिका का चेहरा लाल हो जाता है। तभी विहान अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके साथ ही अवंतिका वहां से गायब हो जाती है। इस समय विहान के हाथ का निशान चमक रहा था। दूसरी ओर एक हरी भरी दुनिया, जहां मौसम बहुत अच्छा था, वहां की आत्मशक्ति बहुत अच्छी थी। यहां अभ्यास करने वाला दुगनी तेजी से अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकता है, और तो और यहां का समय 20 गुना धीरे चलता है, जिससे यहां रहने वाला इंसान तेजी से अभ्यास कर सकता है। वहां एक लड़की आत्मसाधन कर रही थी कि तभी वहां अवंतिका के साथ विहान प्रकट होता है। उनके आते ही वो लड़की उठ खड़ी होती है। ये और कोई नहीं कर्स थी। कर्स विहान के पास जाके पूछती है, मास्टर, ये लड़की कौन है? ये सुन विहान मुस्कुराते हुए कहता है, ये अब से हमारे साथ में ही रहेगी और तुम इसको युद्ध कला सिखाओगी मेरी गैर मौजूदगी में, और हाँ, अच्छे से पेश आना इससे। वही अवंतिका गौर से आसपास देख रही थी। तभी विहान उसे बताता है कि ये विहान की दुनिया है, जो उसके निशान में समाई हुई है। वो लोग उसके अंदर है, पर विहान का वास्तविक शरीर बाहर ही है। दूसरी ओर विहान का शरीर वास्तविक दुनिया में आंखें बंद किए हुए खड़ा था। तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने युग खड़ा था। विहान युग को एकदम से सामने देख डर जाता है। तभी विहान अपनी दिल पर हाथ रख बोलत है, आप किसी दिन डरा कर ही मेरी जान ले लोगे। तभी युग मुस्कुराकर विहान को देखता है, पर नकाब की वजह से विहान उसकी मुस्कान देख नहीं पाता है। तभी विहान युग का अभिवादन करते हुए कहता है, माफ करना मास्टर, पर मुझे अभी केंद्रीय राज्य जाना होगा मेरा। आज वहां आत्मशक्ति प्रतियोगिता का मुकाबला है। अगर अभी नहीं निकाल तो समय से नहीं पहुंच सकूंगा। ये सुन युग हाँ में सिर हिला देता है और अपना हाथ आगे कर स्टोर अंगूठी में से एक नीले रंग की मणि निकलता है, जो काहिरा ने उसके लिए छोड़ी थी। विहान अज्ञानता से युग और नील मणि को देखता था। तभी युग वो मणि विहान के हाथों में देते हुए कहता है, ये नील मणि है, इसकी आत्मशक्ति तुम्हें खुद में समाहित करनी है। जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो मुझसे जादुई जानवरों की घाटी में मिलना। ये बोल युग एकदम से वहां से गायब हो जाता है और विहान यहां वहां देखता रह जाता है। कुछ देर बाद कंधरीय राज्य में आत्मशक्ति प्रतियोगिता का पहला मुकाबला खत्म हो गया था। तभी कुछ देर में वहां दूसरे मुकाबले के लिए एक लड़का आता है, पर उसके सामने कोई योद्धा नहीं आता है। सभी उसके सामने वाले योद्धा को ढूंढ रहे थे, पर वहां कोई नहीं आता। ये देख नियम अधिकारी गंभीरता से भरी आवाज में कहता है, विहान मौर्य, जल्दी से मुकाबले के लिए आओ, नहीं तो तुम हरे हुए मान लिए जाओगे। लोगों की भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, विहान आप कहाँ हैं? आपने बोला था कि आप जल्दी आए गए, पर अभी तक नहीं आए। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार विहान को बुलाते हुए कहता है, विहान जल्दी से मुकाबले के लिए आओ। पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। क्या समय पर पहुंच पाएगा विहान, और क्यों बुलाया है? युग में विहान को जादुई जानवरों की घाटी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार विहान को बुलाते हुए कहता है, विहान जल्दी से मुकाबले के लिए आओ। पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। जैसे ही वो नियम अधिकारी बोले जा रहा था कि विहान को मुकाबले से बाहर किया जाता है, तभी उसी समय एक युवक मैदान में कूदता है।
जिसके कूदने से मैदान की जमीन जो पत्थर से बनी हुई थी उस पर दरारें पड़ जाती है। सभी का ध्यान मैदान में खड़े उसे युवक की ओर था। सब जिज्ञासा से उसे देख रहे थे। तभी वहां भीड़ में खड़ी अन्य उसे युवक को देखते हुए कहती है, क्या यह आप हैं विहान? तभी वह युवक अपने चेहरे पर से नकाब को हटाता है। नकाब के हटते ही विहान का सुंदर चेहरा नजर आता है। वहीं दूर सिंहासन पर बैठी काहिरा गौर से विहान को देख रही थी। उसे ये चेहरा जाना पहचान लग रहा था। वहीं कोई और भी विहान को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ये कोई और नहीं बृजेश लाल था, जो केंद्रीय सत्ता का सेनापति और विहान से रक्त बीज मार्केट में लड़ाई करने वाला वही बृजेश था। जैसे ही सभी लोगों ने विहान का चेहरा देखा था, तभी जो लोग विहान को जानते थे वह हैरान हो जाते हैं। तभी नियम अधिकारी विहान को दिखाते हुए बोलते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए। विहान के सामने खड़ा लड़का एक योद्धा बन चुका था। वो हाथ में एक भाला लिए विहान की ओर दौड़ पड़ता है और अपनी आत्मशक्ति जागते हुए विहान पर भाले से हमला कर देता है। उसका भाला जैसे ही विहान को लगने वाला था, तभी विहान 2 उंगलियों से भाले को पकड़ लेता है। ये देख वहां खड़े दर्शक हैरान हो जाते हैं। आनया भी विहान की ताकत देख हैरान थी। उसे विहान की काबिलियत पर भरोसा था, पर उसे भी नहीं लगा था कि विहान इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तभी विहान उसके भाले को पीछे धकेल देता है। वही भीड़ में खड़ा नावेद, जो कि मौर्य परिवार के मुख्यमंत्री का बेटा था, वहां खड़ा हैरानी और गुस्से में विहान को देख रहा था। वही सिंहासन पर बैठी काहिरा भी कुछ सोचते हुए विहान को ही देख रही थी। वो मन में ही बोली, ये कौन है? मुझे बार बार इतना जाना पहचान क्यों लग रहा है? इसकी शकल कहीं तो देखी है। दूसरी ओर विहान से कुछ ही दूर खड़ा वो लड़का अपना भाला लिए विहान को ही देख रहा था। उसके हाथ में हरे रंग की आग जल रही थी। वो तभी अपनी आत्मशक्ति को चरम सीमा पर ले जाते हुए विहान की ओर भागता हुए उछल के हमला कर देता है। वो अभी हवा में कुछ दूरी पर था कि तभी विहान अपनी लाल कर्स की तलवार को हवा में लहराता है, तो उसकी तलवार हवा को चिरती हुई हवा में एक तरंग सी बना देती है, जो सीधा उस हवा में मौजूद योद्धा जो विहान की ओर बढ़ रहा था उसे जा लगती है। उसके लगते ही वो योद्धा दूर जा गिरता है। विहान के इस हमले को देख सभी दंग थे। वहां काहिरा के पास बैठे कुछ वरिष्ठ योद्धा जो इस प्रतियोगिता के निर्णायक भी थे, वो सभी हैरान थे। वो विहान के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन चारों योद्धाओं में ये बात चित्त चल रही थी कि इसको को अपना शिष्य बनाएगा। उनमें से 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा जो विहान को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों लगभग एक जैसे शक्तिशाली थे, पर भैरवनाथ रामदास से थोड़े ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली थे। वो लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि मैदान में एक और मुकाबला खत्म हो जाता है। ये आकाश का एक योद्धा के साथ मुकाबला हुआ था। आकाश ने फिर से एक मुक्के में सामने वाले को ढेर कर दिया था। ये देख गुरु रामदास मुस्कुराते हुए भैरवनाथ से कहते हैं, चलिए ठीक है, आप उस पहले वाले लड़के को अपन शिष्य बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो अभी अभी लड़का लड़कर गया है, ये मेरा शिष्य होगा। इस पर भैरवनाथ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं और मन में बोलते हैं, रामदास तुम शक्ति देख रहे हो और मैं काबिलियत देख रहा हूं जो मुझे उस लड़के में दिख रही है। उधर एक के बाद एक मुकाबले होते जा रहे थे। नावेद आखिरकार नायर से हार गया था। अभी आनया और नायर का मुकाबला हो रहा था, जिसमें सभी को देखकर लग रहा था कि नायर आनया पर हावी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नायर ही हमला कर रही थी, आनया सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। उधर गुरु रामदास ने नायर को अपना शिष्य बता दिया था, तो भैरवनाथ आनया को अपना शिष्य बता देते हैं। तभी सब हैरानी से मैदान की ओर देखते हैं। वहां आनया ने एक बहुत ही खास तकनीक का प्रदर्शन किया था, जो 5 तत्वों में से एक में माहिर होने से मिलती है। ये देख विहान मुस्कुरा रहा था। इसके साथ ही भैरवनाथ भी मुस्कुरा रहे थे। तभी रामदास हैरानी में बोले, ये क्या इस छोटी सी लड़की ने 5 तत्वों में से एक में माहिरता हासिल की है? दूसरी ओर आनया ने जल पर माहिरता हासिल कर ली थी। वो बखूबी जल को नियंत्रित कर रही थी। वो जल की 100 तलवारों से नायर पर हमला कर देती है। नायर एक एक कर उनसे बचती और वार कर उनको खत्म करती जा रही थी। तभी देखते देख आनया उसके सामने आ खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए
नायर के सीने पर हाथ रखती है और जोर से कहती है, पावन वेग। ये बोलते ही नायर सीधा मैदान से बाहर जा गिरती है। इस बार ये देख भैरवनाथ भी हैरान थे। तभी रामदास सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इसने एक नहीं 5 तत्वों में से 2 में महारत हासिल की है। ये बिना किसी शक के एक माहिर योद्धा बनेगी। मुबारक हो भैरवनाथ, जाने अनजाने मैंने तुम्हें एक प्रतिभावान योद्धा दे दिया। ये सुन भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, 1 नहीं 2। तभी रामदास अज्ञानता से कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? ये सुन भैरवनाथ मैदान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मुकाबले पर ध्यान दो, जल्दी ही सब समझ जाओगे। ये सुन रामदास हाँ में सिर हिलाकर मैदान की ओर देखने लगता है। तभी वो नियम अधिकारी एक आखिरी बार विहान को बुलाते हुए कहता है, विहान जल्दी से मुकाबले के लिए आओ। पर वहां अभी भी कोई नहीं आया था। जैसे ही वो नियमाधिकारी बोले जा रहा था कि विहान को मुकाबले से बाहर किया जाता है, तभी उसी समय एक युवक मैदान में कूदता है, जिसके कूदने से मैदान की जमीन जो पत्थर से बनी हुई थी उस पर दरारें पड़ जाती है। सभी का ध्यान मैदान में खड़े उसे युवक की ओर था। सब जिज्ञासा से उसे देख रहे थे। तभी वहां भीड़ में खड़ी अन्य उसे युवक को देखते हुए कहती है, क्या यह आप हैं विहान? तभी वह युवक अपने चेहरे पर से नकाब को हटाता है। नकाब के हटते ही विहान का सुंदर चेहरा नजर आता है। वहीं दूर सिंहासन पर बैठी काहिरा गौर से विहान को देख रही थी। उसे ये चेहरा जाना पहचान लग रहा था। वहीं कोई और भी विहान को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ये कोई और नहीं बिरजेश लाल था, जो केंद्रीय सत्ता का सेनापति और विहान से रक्त बीज मार्केट में लड़ाई करने वाला वही बिरजेश था। जैसे ही सभी लोगों ने विहान का चेहरा देखा था, तभी जो लोग विहान को जानते थे वह हैरान हो जाते हैं। तभी नियम अधिकारी विहान को दिखाते हुए बोलते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए। विहान के सामने खड़ा लड़का एक योद्धा बन चुका था। वो हाथ में एक भाला लिए विहान की ओर दौड़ पड़ता है और अपनी आत्मशक्ति जागते हुए विहान पर भाले से हमला कर देता है। उसका भाला जैसे ही विहान को लगने वाला था, तभी विहान 2 उंगलियों से भाले को पकड़ लेता है। ये देख वहां खड़े दर्शक हैरान हो जाते हैं। आनया भी विहान की ताकत देख हैरान थी। उसे विहान की काबिलियत पर भरोसा था, पर उसे भी नहीं लगा था कि विहान इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तभी विहान उसके भाले को पीछे धकेल देता है। वही भीड़ में खड़ा नावेद, जो कि मौर्य परिवार के मुख्यमंत्री का बेटा था, वहां खड़ा हैरानी और गुस्से में विहान को देख रहा था। वही सिंहासन पर बैठी काहिरा भी कुछ सोचते हुए विहान को ही देख रही थी। वो मन में ही बोली, ये कौन है? मुझे बार बार इतना जाना पहचान क्यों लग रहा है? इसकी शकल कहीं तो देखी है। दूसरी ओर विहान से कुछ ही दूर खड़ा वो लड़का अपना भाला लिए विहान को ही देख रहा था। उसके हाथ में हरे रंग की आग जल रही थी। वो तभी अपनी आत्मशक्ति को चरम सीमा पर ले जाते हुए विहान की ओर भागता हुए उछल के हमला कर देता है। वो अभी हवा में कुछ दूरी पर था कि तभी विहान अपनी लाल कर्स की तलवार को हवा में लहराता है, तो उसकी तलवार हवा को चिरती हुई हवा में एक तरंग सी बना देती है, जो सीधा उस हवा में मौजूद योद्धा जो विहान की ओर बढ़ रहा था उसे जा लगती है। उसके लगते ही वो योद्धा दूर जा गिरता है। विहान के इस हमले को देख सभी दंग थे। वहां काहिरा के पास बैठे कुछ वरिष्ठ योद्धा, जो इस प्रतियोगिता के निर्णायक भी थे, वो सभी हैरान थे। वो विहान के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन चारों योद्धाओं में ये बात चित्त चल रही थी कि इसको को अपना शिष्य बनाएगा। उनमें से 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा जो विहान को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों लगभग एक जैसे शक्तिशाली थे, पर भैरवनाथ रामदास से थोड़े ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली थे। वो लोग इस पर चर्चा ही कर रहे थे कि मैदान में एक और मुकाबला खत्म हो जाता है। ये आकाश का एक योद्धा के साथ मुकाबला हुआ था। आकाश ने फिर से एक मुक्के में सामने वाले को ढेर कर दिया था। ये देख गुरु रामदास मुस्कुराते हुए भैरवनाथ से कहते हैं, चलिए ठीक है, आप उस पहले वाले लड़के को अपन शिष्य बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये जो अभी अभी लड़का लड़कर गया है, ये मेरा शिष्य होगा। इस पर भैरवनाथ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं और मन में बोलते हैं, रामदास तुम शक्ति देख रहे हो और मैं काबिलियत देख रहा हूं जो मुझे उस लड़के में दिख रही है।
उधर एक के बाद एक मुकाबले होते जा रहे थे। नावेद आखिरकार नायर से हार गया था। अभी आनया और नायर का मुकाबला हो रहा था, जिसमें सभी को देखकर लग रहा था कि नायर आन्या पर हावी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नायर ही हमला कर रही थी, आन्या सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। उधर गुरु रामदास ने नायर को अपना शिष्य बता दिया था, तो भैरवनाथ आन्या को अपना शिष्य बता देते हैं। तभी सब हैरानी से मैदान की ओर देखते हैं। वहां आन्या ने एक बहुत ही खास तकनीक का प्रदर्शन किया था, जो 5 तत्वों में से एक में माहिर होने से मिलती है। ये देख विहान मुस्कुरा रहा था। इसके साथ ही भैरवनाथ भी मुस्कुरा रहे थे। तभी रामदास हैरानी में बोले, ये क्या इस छोटी सी लड़की ने 5 तत्वों में से एक में महिरता हासिल की है? दूसरी ओर आनया ने जल पर महिरता हासिल कर ली थी। वो बखूबी जल को नियंत्रित कर रही थी। वो जल की 100 तलवारों से नायर पर हमला कर देती है। नायर एक एक कर उनसे बचती और वार कर उनको खत्म करती जा रही थी। तभी देखते देख आनया उसके सामने आ खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए नायर के सीने पर हाथ रखती है और जोर से कहती है, पावन वेग। ये बोलते ही नायर सीधा मैदान से बाहर जा गिरती है। इस बार ये देख भैरवनाथ भी हैरान थे। तभी रामदास सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इसने एक नहीं 5 तत्वों में से 2 में महारत हासिल की है। ये बिना किसी शक के एक माहिर योद्धा बनेगी। मुबारक हो भैरवनाथ। जाने अनजाने मैंने तुम्हें एक प्रतिभावान योद्धा दे दिया। ये सुन भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक नहीं 2। तभी रामदास अज्ञानता से कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? ये सुन भैरवनाथ मैदान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मुकाबले पर ध्यान दो, जल्दी ही सब समझ जाओगे। ये सुन रामदास हाँ में सिर हिलाकर मैदान की ओर देखने लगता है। वहां अभी अभी विहान ने एक योद्धा को हराया था। अब आकाश और आन्या आमने सामने थे। उनमें से जो जीतेगा वो विहान से मुकाबला करेगा। विहान शर्ती से लोगों के बीच जाके एक कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे अपने मुकाबले की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अगला मुकाबला नहीं लड़ने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि ये मुकाबला आन्या जीतेगी और अगला मुकाबला उन दोनों का होगा और वो आन्या को जिताना चाहता था। उधर मुकाबला शुरू हो गया था। आकाश सीधा आन्या पर एक तलवार से हमला कर देता है। तभी आन्या जल की एक तलवार हाथ में बनाती है और उस तलवार से आकाश की तलवार को रोक देती है। तभी वहां सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि वहां आन्या की तलवार आकाश की तलवार को बीच में से चीरती हुई चली जाती है। ये देख आकाश के चेहरे पर हैरानी थी। वहीं आन्या मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जीते। ये बोल वो मैदान से जाने लगती है। आन्या के इस रवैये से आकाश को अपमानित महसूस हो रहा था। उधर आन्या को मैदान से बाहर आता देख विहान घूरकर आन्या को देखता है। आन्या विहान को देख मुस्कुरा रही थी। आन्या को बाहर जाता देख नियमाधिकारी आन्या को चेतावनी देते हुए पराजित घोषित कर देता है। उधर रामदास ये देख हंसते हुए भैरवनाथ से कहते हैं, भैरवनाथ तुम्हारी शिष्य तो मूर्ख निकली। ये सुन भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं मानता हूं कि एक योद्धा के नजरिए से ये मूर्खता भरा काम था, जिससे उसने खुद का और सामने वाले योद्धा का अपमान किया है। पर उसने उस एक वार में अपनी काबिलियत दिखा दी थी और उसने मूर्खता नहीं विजय का त्याग किया है मित्रता के लिए, और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये सुन रामदास मैदान की ओर घूर कर देख रहा था। वही विहान आन्या को डांट रहा था। तभी आन्या मुस्कुराते और विहान को घूरते हुए कहती है, अगर मैं जीत जाती तो क्या आपने मैदान छोड़ने का नहीं सोचता? आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अब जाइए और उसे हर कर आइए। ये सुन विहान मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। कुछ ही देर में आकाश और विहान आमने सामने थे। आकाश की तलवार आन्या ने नष्ट कर दी थी, इसलिए उसके हाथ खाली थे। तभी विहान आकाश को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मेरी दोस्त ने तुम्हारी तलवार नष्ट कर दी है, इसलिए तुम्हारे पास कोई तलवार नहीं है, इसलिए मैं भी कोई तलवार इस्तेमाल नहीं करूं। ये सुन आकाश, जो पहले से अपमानित महसूस कर रहा था, वो गुस्से से कहता है, तुम्हारे उपकार की जरूरत नहीं, तुम अपनी पूरी शक्ति से लड़ हो, क्योंकि तुम्हारी दोस्त ने मैदान छोड़ जो मेरा अपमान किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। ये बोल आकाश गुस्से से लगभग चीखते हुए अपनी आत्मशक्ति जगा के हाथ की मुट्ठी कस लेता है, जिसमें हरे रंग की आग जल रही थी। आकाश तेजी से विहान की दिशा में बढ़ रहा था।
तभी आकाश एक मुक्का विहान के चेहरे पर मार देता है, पर उसका मुक्का विहान के चेहरे पर लगता उससे पहले ही विहान हल्का सा दूसरी ओर झुक जाता है। विहान सीधा खड़ा हुआ आकाश के मुक्कों से बच रहा था। अब इससे आकाश आग बाबुल हो उठा था। तभी आकाश गुस्से से अपनी आत्मशक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसी के साथ वो अपनी जेब से खंजर निकल विहान पर वार कर देता है। विहान फिर से बच जाता है, पर उसे पता नहीं चला था कि आकाश के हाथ में खंजर है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट का निशान आ जाता है। तभी विहान अपने चेहरे पर हाथ रखता है और फिर हाथ में देखता है, उसमें खून लगा था। ये देख विहान को गुस्सा आ जाता है। उधर आकाश के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। तभी विहान की आंखें लाल रंग में चमकती है और उसके हाथ में लाल रंग की आग जलने लगती है। ये देख भैरवनाथ और रामदास अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी रामदास के मुंह से निकलता है, देवी अग्नि, इस लड़के के पास ये कैसे और क्यों है? भैरवनाथ भी इससे हैरान थे। वही काहिरा के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वो मन में बोली, ये कैसे हो सकता है? उधर विहान पलक झपकते आकाश के पास होता है और एक मुक्का उसके सीने पर मार चुका होता है। वो जैसे ही मैदान से बाहर जाने वाला होता है, विहान उसके आगे आ उसे पकड़ वापस मैदान में पटक देता है और एक जोर की लात मारता है, पर उसे मैदान से बाहर नहीं जाने देता है। वहीं आनेया और बाकी सब देख रहे थे कि ये शक्ति विहान के गुस्से से बढ़ती है और इससे विहान का गुस्सा भी बढ़ता है। आनेया को विहान की चिंता हो रही थी। तभी आनिया जोर से चीखती हुई विहान को आकाश को छोड़ने को कहती है। आनिया की आवाज सुन विहान जैसे होश में आ जाता है। वो देखता है कि आकाश बुरी हालात में जमीन पर पड़ा था। विहान की आंखें अब पहले जैसी हो गई थीं। तभी नियम अधिकारी विहान को विजेता घोषित कर देते हैं और विहान वहां से नीचे आते हुए आनिया के पास जा खड़ा होता है। तभी नियम अधिकारी घोषणा करता है कि शीर्ष 10 योद्धाओं को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। इसमें विहान पहले स्थान पर आया था, आकाश दूसरे स्थान पर, आनिया तीसरे स्थान पर, नायर चौथे स्थान पर और नावेद 5वें स्थान पर था। आनिया और विहान को भैरवनाथ ने शिष्य मन लिया था और आकाश, नायर, नावेद और भी 2 योद्धाओं को रामदास ने आपन शिष्य बनाया था। विहान आनिया के पास खड़ा कुछ बातें कर रहा था कि तभी उसको एक खतरनाक आभा महसूस होती है। तभी वो सतर्क हो जाता है। कौन है ये खतरनाक आभा वाला और क्या चाहता है? विहान से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।